वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लिया करता हूं और आज भी आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा। अगर आपका कोई मसला है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है या आपको किसी मसले पे एडवाइस चाहिए या आप मशवरा करना चाहते हैं, तो आप मुझसे फ़ोन करके किसी एक मसले के बारे में कोई ना कोई सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये एडवाइस किया करूंगा कि हर आदमी का मसला जो होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें कोई भी वकील आपको मशवरा देने से पहले काफ़ी सारे सवाल पूछेगा, तो फिर आपको आपके पर्टिकुलर जो केस है उसमें मशवरा दे सकेगा। तो इस प्रोग्राम में जो हम कॉल लेते हैं वो जनरल नोयत की होती हैं। तो देखते हैं नाज़रीन, हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। ILR 10 ईयर एप्लीकेशन के लिए अगर पासपोर्ट भेजना लाजमी है या उसके बगैर भी भेजी जा सकती है फोटो कॉपी के साथ? जी नहीं, कोई भी आदमी जो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है या जो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करता है उसको पासपोर्ट हर हालत में साथ भेजना पड़ता है। फोटो कॉपी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हर हालत में पासपोर्ट भेजेंगे, क्योंकि उसके बगैर एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो अगर किसी की एप्लीकेशन फर्ज करें होम ऑफिस में पेंडिंग है, अगर वो अपना पासपोर्ट वापस मंगवाता है तो इसका मतलब है उसकी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली जाती है। तो होम ऑफिस वाले पासपोर्ट वापस नहीं देते हैं, तो कानून ये कहता है कि उसको साथ भेजते हैं। सिर्फ नेशनलिटी का एक मसला ऐसा है तो जहां आप पासपोर्ट की कॉपी भेज सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं था 2011 में और मेरी डेफिनेट हो, अगर बाद में मेरी वाइफ का झगड़ा हो गया था और हम सेपरेट है। अभी वो कह रहे हैं वो मेरा वीजा कैंसिल करेंगे, मगर होम ऑफिस ने मुझे बुलाया इंटरव्यू से, शायद कुछ उन्होंने बोला होगा। तो अभी क्या आपको उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। तो अगर तो आप उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया तो आप जाकर इंटरव्यू दे, जो पूछते हैं जैसी बात, तो उसका सोने साफ और साथ जवाब दे दें। तो अपने वकील से भी जाने से पहले मशवरा कर लें, उनको आइडिया होता है कि किस किस्म के सवाल आप एक्सपेक्ट करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ना अपने केस के बारे में आपसे पूछना है प्लीज। जी, हम लोगों ने ना अपना केस जमा कराया था 2012 में ना, 9 जुलाई के बाद। मेरे बच्चों को उस वक्त 7 साल हुए थे। तो 2013 में उन्होंने हमारा केस रिफ्यूज कर दिया। फिर हमने विद इन 3 मंथ JR के लिए किया। तो अभी रिसेंटली उनका जो लेटर आया था ना 2014 अप्रैल को, कि हम लोग विद इन 3 मंथ आपका डिसीजन फिक्स करेंगे। तो मुझे बता सकते हैं कि ये लोग हमें देंगे? क्योंकि मेरा बेटा जो बड़ा है वो 13-14 ईयर है और 2 छोटे भी हैं। तो एक को 6 साल हो गए, एक को 5, जो इधर पैदा हुए। तो आपके ख्याल में क्या होएगा? हमें इधर देंगे स्टे 2.5 साल का या नहीं, अपील राइट देंगे, क्या करें? जी, आपकी बात का शुक्रिया। अगर तो आप हाई कोर्ट में गई थी तो इसी वजह से उन्होंने मेरे ख्याल में आपके केस को रिव्यू करने के लिए कहा है कि आपका केस होम ऑफिस रिव्यू करेंगे। क्योंकि जब आप कोई भी मसला कोर्ट में ले जाती हैं, हाई कोर्ट में ले जाते हैं, खासतौर पर 7 साल वाला केस, तो फिर होम ऑफिस वालों की पॉलिसी होती है कि उनके वकील आपको ऑफर करते हैं कि जी आप केस को या तो विड्रॉ कर लें या उसको पेंडिंग कर दें, तो हम इसको रिव्यू करेंगे। तो वही उसका आपका केस रिव्यू करेंगे। चांसेस हैं कि आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन किसी वजह से अगर उन्होंने नहीं दी तो कम से कम आपको आगे अपील का राइट दे देंगे। इसका मतलब आपके लिए दरवाजा खोल देंगे, लेकिन चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि हमारा साइलर एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी और हम जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज किया था। तो हमारा जो था 42 डेज पीरियड खत्म हो गया और फिर होम ऑफिस वालों ने 42 डेज के बाद कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाया कि इसकी जो है ना एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दें। और हमने आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन। अभी आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये कि अब इसमें कितनी देर लगा सकते हैं और क्या हो सकता है? जी, आपकी आवाज़ किसी वजह से मेरे ख्याल में कट गई, तो मैं आपके आखिरी सवाल नहीं सुन सकता हूँ कि आपने क्या पूछना चाह रहे थे। बहरहाल, अगर आपका केस जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट में है तो इसका कोर्ट ही ने कोई ना कोई फैसला करना है। तो उसमें यही होता है कि जब आप अपना केस सबमिट करते हैं उसके बाद होम ऑफिस उसका जवाब सबमिट करते हैं, फिर एक जज के पास जाता है जो उसका फैसला करता है। अगर तो उसने हेयरिंग के लिए वो समझता है केस मजबूत है तो फिर आपको हेयरिंग के लिए बुला लेता है, वरना अगर वो मजबूत ना समझे तो आपकी वो एप्लीकेशन रिफ्यूज कर देता है। तो बहरहाल, अगर आपका केस पेंडिंग है, होम ऑफिस ने अपना जवाब सबमिट कर दिया, तो इसका यही इंतजार करें, देखें जज क्या फैसला करता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी कि लास्ट ईयर 2013 में मैंने अपने सिविल पार्टनर के
डेट पे मैंने केस लगाया था, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था होम ऑफिस में, पर उन्होंने हमें अपील का राइट नहीं दिया था। तो क्या था कि जो हमारा सॉलिसिटर उसने एक लेटर डाली थी अपील के लिए, पर अभी तक उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया। तो हम डिस्कस करते हैं सॉलिसिटर से, तो वो बोलता है कि जितना लॉन्ग जाएगा उतना बेनिफिट रहेगा। कि क्या मैं ये पूछ सकती थी अभी भी हम क्यू में ही हैं या उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, क्योंकि 1 साल हो गया हमें कुछ जवाब नहीं मिला अभी तक। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो भी आपका पता नहीं वकील सॉलिसिटर है या नहीं है, तो बहरहाल वो आपको मिस गाइड कर रहा है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जिस रोज आप एप्लीकेशन करते हैं, अगर आपके पास वैलिड वीजा हो तो फिर इमिग्रेशन वाले आपको हर हालत में अपील का राइट दे देते हैं, तो कि आप अपील कर सकते हैं फैसले के खिलाफ, होम ऑफिस के लिए जो भी फैसला करें। लेकिन किसी वजह से अगर आपके पास उस वक्त एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लीव टू रिमेन नहीं है, तो फिर आपको अपील का राइट नहीं मिलता है, तो बस होम ऑफिस वाले उसी को फाइनल उनका डिसीजन होता है। अगर आपको फैसला मंजूर नहीं होता है तो आप इसको आगे अदालत में कोर्ट में ले जा सकते हैं जुडिशल रिव्यू में। तो आपको जब अपील का राइट नहीं मिला तो इसका मकसद यही था, या इसका मतलब यही है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास लीव टू रिमेन नहीं थी। उसका यही तरीका था कि 3 महीने के अंदर आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं। अगर नहीं गए हैं तो आपका केस खत्म हो गया। होम ऑफिस वाले आमतौर पर किसी केस को रिव्यू नहीं करते हैं। उनको जब आप पैसे पे करते हैं, फी पे करते हैं, तो फिर वो ओब्लाइज होते हैं कि हाँ आपने उनको चूंकि फी पे किया, वो आपका केस कंसिडर करके हाँ या ना में फैसला करेंगे। ना में करें तो सिर्फ अदालत में जा सकती थी, लेकिन आपका अब अदालत का जो टाइम है वो भी खत्म हो चुका है, तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से जाकर मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी सर, मैं अनिल बोल रहा हूँ। मैं वाइफ का मैं डिपेंडेंट हूँ। जुलाई में मेरी वाइफ स्टूडेंट में आई थी जी। उसके बाद 2011 में HSMP मिला था 2 साल का। ठीक। हम इंडिया गए थे हम इंडिया गए थे तो नवंबर 2011 में बैक किया। उसके बाद हमने अपील किया, अपील अलाउड हो गया, लेकिन हमको 1 महीने का नो राइट टू वर्क का वीजा मिला। जब हम यहाँ पहुंच गए तो हमको जो रिमेनिंग टाइम का था उसका वीजा नहीं दिया। अभी आपका सवाल क्या है? अब मेरा सवाल ये है कि हमने FLRO में अप्लाई किया था, लेकिन आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? आपका सवाल क्या है? सवाल ये पूछना चाहते हैं कि हम अभी HSMP पे थे, हमको रिफ्यूज किया और मतलब जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आप अपना सवाल पूछ ही रहे हैं कि अगर मैं आपकी वो पूरी बात सुनना शुरू कर दूं तो इसी में घंटा गुजर जाएगा, तो आप सवाल पूछ नहीं रहेंगे। मुझे पता आप HSMP पे थे, वो भी आपने बताया रिफ्यूज हो गया था, वो भी आपने बताया FLRO अप्लाई किया था, लेकिन आप पूछना क्या चाहते थे ये आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो ज्यादा बेहतर आप अपने वकील के पास चले जाएं, उनको पूरी बात बताकर उनसे मशवरा कर लें, किसी भी वकील के पास जाकर उनको पूरी बात बताकर उनसे एडवाइस ले लिया करें। इस प्रोग्राम में कोई एक आध सवाल जो क्विक नोयत का वो हम आपको आंसर कर सकते हैं, पूरा आपका केस इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा एक छोटा क्वेश्चन है। मुझे इंडिस्क्रिशनरी लीव मिली है, तो उसमें यह है कि मगर मैं एमरजेंसी को पाकिस्तान जाना चाहूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट में सफर कर सकता हूँ और वापसी में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती लाहौर एयरपोर्ट या हिथरो एयरपोर्ट पे? प्लीज जरा मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दें। अल्लाह जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। लेकिन आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा? ट्रैवल डॉक्यूमेंट सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनको यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस मिला होता है, तो और किसी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल सकेगा। तो बहरहाल अगर किसी के पास इन डिस्क्रिशनरी लीव है तो अपने कंट्री में जा सकता है, एनी टाइम जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। अपनी नेशनलिटी अगर पाकिस्तानी नेशनलिटी है तो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपको वो इशू नहीं करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी ना अर्ली मार्च को ह्यूमन राइट्स में अपील अलाउ हुई थी फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से, तो मैंने कई दफा उसको लेटर भी लिखा है, 3 दफा लेटर लिखा है और उसकी कॉपी भी डिटर्मिनेशन की भिजवाई, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे कोई भी डिसीजन नहीं, मुझे मेरा वीजा ग्रांट नहीं किया। तो मैं अब हाई कोर्ट जाना चाहता हूँ। आपसे ये क्वेश्चन है, जब मैं हाई कोर्ट अप्लाई करूँ उनको 21 डेज का टाइम देके, तो क्या आप मुझे वीजा ग्रांट कर और जो मेरे चार्जेस होंगे वो भी पे करेंगे? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आप वो जो आपको जब हियरिंग नोटिस मिला था उसके ऊपर एक तो कोर्ट का एड्रेस लिखा होता है कि जी वो जो आप बंडल वगैरह है वो कोर्ट को भेजें, और नीचे एक जगह होम ऑफिस प्रेजेंटिंग यूनिट का एड्रेस भी लिखा होता है, वो होम ऑफिस के वकील होते हैं। तो आप ऐसा करें कि हाईकोर्ट में जाने से पहले होम ऑफिस प्रेजेंटिंग यूनिट को एक चिट्ठी लिखें, क्योंकि आमतौर पर जो प्रैक्टिस है वो ऐसी है कि जब आपकी अपील अलाउ हो जाती है तो होम ऑफिस के वकील जो उनको पता चल जाता है, वो होम ऑफिस को एडवाइज करते हैं कि इस आदमी को लीव टू रिमेन जो है वो ग्रांट कर दें, उनको भी कॉन्टैक्ट कर लें, नंबर 1। दूसरी बात यह, अगर हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर होम ऑफिस को एक नोटिस देना पड़ता है
आप उनको 15 दिन का या 14 दिन का या 21 दिन का नोटिस दे दें कि जी फलां देखता अगर मेरे केस का फैसला नहीं हुआ तो मैं इसको हाई कोर्ट में ले जाऊंगा। तीसरी बात यह कि हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप होम ऑफिस को आपका जो खर्चा उठेगा जुडिशल रिव्यू के ऊपर या आपके जो आप खर्चा वैसे ही आप करेंगे तो वो आप होम ऑफिस से वापस क्लेम कर सकते हैं उनके खिलाफ केस करके। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मेरी बीवी टियर 2 वीजा पर है और मैं उसका डिपेंडेंट हूँ, पर वो अभी अपना जॉब छोड़कर नया जॉब ले रही है, तो उसमें जो टियर 2 वर्क परमिट है वो कैसे लागू होगा और उसका टर्म क्या रहेगा? मतलब वो नए रूल्स के हिसाब से लागू होगा जिसमें जैसे आपके 5 साल के अभी शायद नया लॉ है कि 5 साल का आपको वर्क परमिट मिलेगा कि हमें वापस से वो 3 साल का और फिर वापस से 2 साल का अप्लाई करना होगा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। उसमें यह है कि अगर कोई आदमी या आपकी वाइफ वर्क परमिट के ऊपर हैं तो अब उनको कोई नया एम्प्लॉयर मिल जाता है, तो अगर नए एम्प्लॉयर के पास यूके बॉर्डर एजेंसी का लाइसेंस है तो आपकी मिसेज जो है वो उसको ज्वाइन कर सकती हैं। तो इसमें टोटल जो पीरियड है वो 5 ईयर्स पूरा करना होगा। जैसे फर्ज करें अगर पहले एम्प्लॉयर के साथ वो 4 साल काम कर चुकी हैं, अब नया वर्क परमिट उनको अगर 3 साल का मिलता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो 3 साल और वेट करेंगी, बल्कि अगर 4 साल पहले काम कर चुकी हैं तो 1 साल के बाद जब उनको 5 साल पूरे हो जाएं वो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। I just wanted to ask that it's for one of my relatives. They did come into the country about 12 years ago, and he was deported, and he's just been granted another visitor visa. Maybe when he comes to England, he'll stop him at the airport or something like that. We don't know. Thank you for your call. Basically what happens that if somebody is, basically there are two things can happen. Number one, immigration authorities, they can remove somebody from the UK or they can deport a person from the UK. So these are the two different basically scenarios. If they have deported somebody from the UK, so that person can't come back until the deportation order is revoked. So normal circumstances, after 3 years of deportation, one person can make an application to the Home Office for revocation of deportation order. Once it's revoked, then person can make an application to come to the UK. But if somebody is removed, then it depends on the circumstances. The best thing is just go to a lawyer, tell them everything and show them all documents. They can advise you what to do next. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। हेलो जी हेलो जी बात करें। Yeah, I want to ask you something. Yes, go ahead. It's regarding my brother-in-law's case. Mm-hmm. Yeah, what's the problem? Yeah, I just want to know that, like his wife is suffering from depression, yeah? Mm-hmm. And she's, she's seeing a lot of, like doctors, psychiatrists and everything. Mm-hmm. And what are the chances of his case? Obviously he's been here for quite a long time. He's been here for 8-9 years now. So what's his legal status here? He come as a visitor and he overstayed. And when did he marry? He got married 2 years ago. Any children? No. No. Okay, thank you for your call. Basically, if somebody is in the relationship more than 2 years and they have been living together, so he can make an application on the ground that he got a relationship more than 2 years. On that ground, he can make an application. I don't think so he has registered a marriage. Probably he has a religious marriage. Best thing is just go to a solicitor so he can make an application on the basis of relationship. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम शरीफुल्लाह है, मैं ब्रैडफोर्ड से बात करता हूँ और मैं टियर 1 जर्नल वीजे पे हूँ। इस साल के एंड में मैं इंडिपेंडेंट के लिए जाऊंगा। तो मुझे पता है कि मैंने सिट 0 फॉर्म फिल करना है, तो क्या मेरी वाइफ भी सेम फॉर्म पे मेरे साथ अप्लाई कर सकती है या मैंने उसके लिए अलग फॉर्म जो ना वो फिल करना है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपकी वाइफ को इसके लिए मुझे लगता है अलग फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा। अब डिपेंड है कि आपके बच्चे भी हैं, कि अगर बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं, लेकिन फॉर्म के लिए उनको अलग कंप्लीट करना पड़ेगा। वो भी डिपेंड्स है कि वो यूके में कब आई थी, कितना अर्सा आपके साथ रहती रही हैं, ये भी इस पर डिपेंड है। तो ज्यादा बेहतर है किसी लोकल सोलिसिटर के पास जाकर उनसे एडवाइस भी ले लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी 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 सर, मेरा नाम दविंदर है जी। सर मेरा डिपोर्टेशन ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸਨੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅगर चाहो तो इस मसले के आगे कोर्ट भी ले जा सकते हो। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी Hello. जी फरमाइए। Yeah, the question is, also my wife's been in the country for 2 years, and what the question was, obviously she's going to be applying for leave, indefinite leave to remain. So I just want to know what's the procedure. Will she get, obviously her visa? Obviously we'll be married. She come from Pakistan. Obviously we've got 2 children as well. I just want to know if she'll be getting the visa or not. What's the ground? Thank you for your call. Basically, if it appears that she has come to the UK on the basis of marriage, if she came to the UK on the basis of marriage, that reason she was granted 2 years permission to stay in the UK. So now basically once she completes 23 months in the UK, so she can make an application for indefinite stay. So for that basically she needs to pass one life in UK test, and the secondly basically she also needs to pass one English test. I think they basically when she came to the UK she must have passed that English test. If she have passed English test from back home, then she doesn't need to pass any English test, just only life in UK test, and there's an application form to complete, and there's a fee basically £1,093 to pay, and with all supporting document you can make this application for her, and hopefully she'll be granted indefinite stay. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी मैंने ना यहाँ पर शादी की थी एक लड़के से, मेरे पास इंडेफिनिट स्टे है और मेरे हस्बैंड के पास स्टडी पोस्ट वर्क वीजा है। उनका वीजा 27 को एक्सपायर हो गया था, लेकिन हमने एप्लीकेशन कर दी ना, वो जो FL और M थी ना वो कर दी है, हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड की ना 5 पे स्लिप थी, एक पे स्लिप नहीं है, वो 7 को आनी है, लेकिन उन्होंने जून का पूरा महीना ना काम किया हुआ है, लेकिन पे स्लिप बाद में आती है 7 तारीख को। हमने अप्लाई किया 26 जून को, तो उनको लेटर भी साथ लिखकर भेजा है कि बाद में आती है 7 को उनकी पे स्लिप, तो हम वो बाद में साथ भेज देंगे, तो इसमें कोई मसला तो नहीं होगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, इसमें मसला हो सकता है। असल में आपने बहुत बड़ी गलती की, आपने अप्लाई नहीं करना चाहिए था, बल्कि जब आपको लास्ट 6 पे स्लिप मिल जाती उसके बाद ही एप्लीकेशन करते। अगर आपका वीजा 7 को खत्म होना था तो आप 6 को या 5 को भी एप्लीकेशन कर सकती थी, पहले एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए थी। चूंकि इस एक नया समझे कानून ये है जो हम मसले जोर देते हैं, वो ये कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप सारे के सारे पेपर सबमिट करें, बाद में हम कोई पेपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रूल्स भी यही कहते हैं। इस पे काफी सारे केसेस आगे गए, एक तो सुप्रीम कोर्ट तक गया था और यही कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने सारे के सारे पेपर सबमिट करें। अब ये आपकी किस्मत पे है कि जब आप उनको पे स्लिप्स भेजेंगे तो इस वक्त जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, लेकिन लीगली वो इस चीज़ का बाउंड नहीं है, वो रिफ्यूज भी कर सकता है कि जी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने वो पेपर सबमिट नहीं किए थे। तो बहरहाल अभी यही हो सकता है कि मैं आपको ये एडवाइस कर सकता हूँ कि जो ही आपको पे स्लिप्स मिलती है आप वेट करें, जब आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाए केस की उस वक्त सबमिट करें, लेकिन ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I just want to ask, I gave my brother's case in Pakistan, and it's twice it's been refused. First one was a point of because of pay slips, and second time they're saying that we don't believe it's an ongoing case relationship, and we gave phone cards and they don't believe that. And this is the second time we've given it, and last time we went to appeal as well, and that got refused as well. What is the best option to do now? Do we go through here, or do we just submit another case? Thank you for your call. Basically, this matter has been going on for quite some time, and you got a couple of decision and maybe one decision from the court. So the best thing is go to a solicitor, show them every document. So after going through the document, they can advise you. Basically, anybody who wants to advise you, who can advise you, only basically he has gone through the documents. So what can advise you? Just go to a solicitor, show them every document, and after that they can advise you what to do next. Thank you for the call. And देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए।
ہاں جی نمسکار ڈاکٹر ملک. جی نمسکار. ہاں جی میرا کوشچن یہ ہے, میں انٹرپرینور ویزا میں اپنا فائل ڈالنے والا ہوں اور صرف کپل آف کوشچنس ہے اس کے لیے کہ اگست میں میرا ویزا فنش ہو رہا ہے, سو اگست کے بگننگ میں فائل ڈالوں گا انٹرپرینور ویزا کے لیے. 50,000 جو بیلنس دکھانا ہوتا ہے وہ میرے پیرنٹس سے آ رہا ہے انڈیا سے, اور آدھا پیسہ وہاں سے آ رہا ہے اور آدھا پیسہ میرا یہاں پہ سیونگ ہے, تو ویسے دکھا سکتے ہیں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر انٹرپرینور ویزا میں ابھی میں نے سنا ہے کہ بہت ساری انکوائریز آ رہی ہے یا پھر ایسا کچھ ہے, سو میرے پاس میں جاب بھی ہے, سب کچھ ہے, صرف میرے کو کوشچن ہے کہ اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں یا پھر. آپ کی کال کا شکریہ. نہیں, آپ کے کوئی چانسز بہت ہی کم ہے نہ ہونے کے برابر. پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا سے جو بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہاں سے کوئی آدمی پیسہ یو کے میں نہیں بھیج سکتا ہے, تو اس وجہ سے جو انڈیا کی بینک اسٹیٹمنٹ شو کرتے ہیں تو عام طور پر امیگریشن والے اس کو بلیو ہی نہیں کرتے ہیں کہ انڈیا سے کوئی پیسہ ادھر آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ویزے لگے تھے, فرض کریں کسی کو لگ بھی گیا تھا کہ وہ باہر سے پیسہ منگوائے تھے, ان میں سے بہت ہی کم لوگوں نے پیسہ وہاں سے کسی نے ان کو بھیجا ہے. تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ سارے کا سارا پیسہ یو کے میں منگوا لیں. اگر ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن آپ کے بینک میں ہے تو پھر آپ اپلیکیشن آگے کریں. تو اگر باہر انڈیا میں پیسہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ امیگریشن آفیسر اس پہ بلیو کریں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے نا 3 سال کی ڈکشنری لیو ملی تھی, وہ ستمبر میں نا ختم ہو رہی, تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے. اور ایک یہ سوال, اور ایک دوسرا چھوٹا سوال ہے کہ میری وائف بچے 3 ہیں, وہ میرے ساتھ ہیں, لیکن ابھی تک ان کا آیا نہیں, کچھ بھی نہیں رسپانس ہو رہا, تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سر. جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو ڈسکشن لیو ملی تھی تو اس میں جب آپ کو ختم ہونے لگے اس سے 1 مہینہ پہلے آپ دوبارہ اس کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, تو وہ آپ اپلیکیشن کر دیں تو آپ کی اور 3 سال کی مل جائے گی. اب ڈیپینڈز ہے کہ آپ نے وائف کا کیا اپلائی کیا ہوا تھا, وہ کسی کیٹیگری میں آتی تھی یا نہیں آتی تھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو پرمیشن ملی ہو لیگیسی میں ملی ہو اور فیملی اس کیٹیگری میں نہ آتی ہو. یہ ڈیپینڈز ہے کہ وائف کا آپ نے کب اپلائی کیا تھا اور کس قانون میں کس چیز کے لیے اپلائی کیا تھا. یہ کوئی بھی وکیل سارے پیپر دیکھ کر ہی آپ کو ایڈوائز کر سکے گا. تو اپنا جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ ویزا ختم ہونے سے پہلے اپلیکیشن کر دیں تو آپ کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. مجھے لگتا ہے کال راہپور ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہاں جی سر, میرا FLRO تھا, اس کا ریفیوزل آیا تو اپیل میں ڈالا تھا, اپیل کا ریپلائی آیا تو اس میں الاؤڈ نہیں ہوا, اور تو ساتھ میں ڈیٹینشن لیٹر ہوم آفس والے دے کے گئے کہ کام نہیں کر سکتے اور پریزنٹ پورا نہ ہے. تو ابھی اس میں کیا ہو سکتا ہے. ہم نے ابھی اپر میں ڈالا ہے. جی آپ کی کال کا شکریہ. وہی کہ آپ کی اپیل ڈسمس ہو گئے تھے تو آگے آپ نے فرسٹ ٹرائبیونل سے ابھی اپنے اپر ٹرائبیونل میں اپیل کی. اب مجھے پتہ نہیں کیا اپیل کیا, آپ ویٹ کریں کہ اپر ٹرائبیونل سے جو بھی ڈیسیجن آئے. تو عام طور پر جب آپ کا کیس ریفیوز ہو جاتا ہے تو امیگریشن والے آپ کو وہ ایشو کر دیتے ہیں, اس کو IS 96 کہتے ہیں, کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سائن کرنے کے لیے آتے رہیں. سائن آپ نے نہیں چھوڑنے, وہ جاتے رہیں اور آپ ویٹ کریں کہ اپر ٹرائبیونل کا کیا فیصلہ آتا ہے. تو یہ کیس کی میرٹس کے اوپر ہوگا کہ اگر جج نے کوئی غلطی کی تھی یا کوئی چیز ہوم آفس نے غلطی کی تھی تو وہ اپر ٹرائبیونل اس کو ریکٹیفائی کر سکتا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو جی جناب, یہ سیٹ ایم کے بارے میں معلوم کرنا تھا اسپاؤس کے ویزے کے لیے. جی تو اس میں جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ پے سلپ 6 منتھ کی بھیجنی ہے, یا اس میں جو ہے کچھ فائنینس جو ہے کہ ایک پرٹیکولر اماؤنٹ ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے اکاؤنٹ میں. اور انگلش ٹیسٹ کا جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے, تو انگلش ٹیسٹ جو پاکستان سے جو یہ 2 سال کا اسپاؤس ویزا لگتا ہے جی, تو VAF 4A میں, تو اس میں جو انہوں نے آئلٹس کا ٹیسٹ کیا تھا, لیکن اس کی ایکسپائری 2 سال کی ہوتی ہے, تو کیا اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ابھی یا دوبارہ انگلش ٹیسٹ دینا ہوگا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ نہیں شو کرنا پڑے گا کہ آپ کی 18,600 انکم ہے یا آپ کے بینک میں اتنا پیسہ, وہ ضروری نہیں ہے. جو بھی آپ کی پے سلپس اور بینک اسٹیٹمنٹ ہیں وہ لگا کر اپلائی کر دیں تو ان کو انڈیفینٹ اسٹے مل جائے گا. جو پاکستان کا ٹیسٹ ہے وہ تو یہاں پہ مان لیں گے جو انہیں آئلٹس پاس کیا تھا ایٹ دا ٹائم آف جب ان کو ویزا ملا تھا, لیکن یہاں سے اب UK بارڈر ایجنسی اب جو نیا ٹیسٹ ہے لائف ان UK کا وہ پاس کر کے سبمٹ کرنا پڑے گا. کال کا شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوا ایک بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں.
वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां कमर्शियल ब्रेक से पहले खत्म हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं स्टूडेंट आया था इस मुल्क में, तो मेरी अब शादी हो गई है, तो मैंने एक्सटेंशन के लिए अपना वीजा भेजा हुआ आगे होम ऑफिस में। तो आप मुझे ये बताएंगे कि मैंने शादी करनी है रजिस्टर, तो पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, तो कोई ऐसा तरीका है कि मैं शादी कर सकूं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में उसमें रिक्वायरमेंट्स यही है कि आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपकी पासपोर्ट से ही करते हैं, या आपके पास अगर फुल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो बाद जो शादी के दफातर हैं वो फुल ड्राइविंग लाइसेंस को मान लेते हैं एज एन आइडेंटिफिकेशन, लेकिन पासपोर्ट के बगैर आप रजिस्टर नहीं करवा सकेंगे। वो इसके लिए जरूरी है, क्योंकि जब भी शादी के दफ्तर में जाते हैं उनको मेक श्योर करना पड़ता है कि आप वही आदमी हैं, तो इस वजह से वो फुल ड्राइविंग लाइसेंस बाद शादी के दफातर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बात तो वो भी नहीं करते, लेकिन पासपोर्ट का होना जरूरी है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन अधूरा रह गया था एंटरप्रेन्योर वीजा के बारे में। मेरा बैलेंस जो है 50,000 का वो यूके में ही है। सिर्फ मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग ये है कि अगर मैंने एंटरप्रेन्योर में अप्लाई किया हुआ है और मेरा वीजा लीव टू रिमेन खत्म हो जाता है और उसके बाद में अगर रिफ्यूजल आता है तो दूसरे कैटेगरी जैसे कि स्टूडेंट वगैरह में है, उसके बाद में मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? जी आपने उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट एक नया कानून लाया था, ये 2012 की बात है। उसमें यह कहा था कि कोई आदमी जो भी एप्लीकेशन करेगा वो सिर्फ तभी कर सकेगा उसके पास लीव टू रिमेन होनी चाहिए। एक दफा आपकी लीव खत्म हो गई तो फिर आप कोई भी एप्लीकेशन न्यू नहीं कर सकेंगे। इस वक्त आपके सामने 3-4 ऑप्शन मौजूद है कि उनमें से किसी एक ऑप्शन को आप अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन एक दफा आपकी लीव खत्म हो जाए उसके बाद फिर कोई एप्लीकेशन आप नहीं कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। अच्छा, 2 सवाल हैं जी। पहले सवाल है कि मैं अपने पीवी का लाइफ इन लीव टू रिमेन अप्लाई करना है, एंड वी लिव इन a council house. Would that affect obviously our application? And the second question is, what papers do we have to submit and how long is the procedure? Thank you for your call. What it appears to me that she wants to apply for indefinite stay now. If that's the case, she needs to pass life in UK test, and if you are paying full rent, if you are living in the council accommodation but paying full rent, it shouldn't affect her application. Thank you for the call. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं Tier 1 वीजे पर हूँ और नेक्स्ट मंथ इंडिपेंडेंट के लिए अप्लाई करूंगा। मेरी वाइफ ने एज ए डिपेंडेंट मुझे 2011 में ज्वाइन किया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम दोनों के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आप डिपेंडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, वो कर नहीं सकते जो कि उनको 5 साल यूके में हुआ नहीं। आप FP का जो फॉर्म है वो आप यूज कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं एज ए विजिटर आई थी और मेरी बच्ची यहाँ Air 1 से पढ़ रही है और मुझे यहाँ मेरी बच्ची को पढ़ते हुए 8वां साल लग गया है। मैंने ह्यूमन राइट्स में केस किया था, तो हाई कोर्ट ने मेरे हक में विड्रॉ कर दिया, लेकिन होम ऑफिस का 3 मंथ बाद रिफ्यूजल आया, लेकिन राइट ऑफ अपील मिला है। और वो मुझे ये पूछना था कि क्या चांसेस है मेरे, और अगर ये राइट ऑफ अपील भी ना हो सका तो आगे मुझे कोई और चांस मिलेगा कि नहीं? बहुत शुक्रिया। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अच्छा हुआ कि आपके हाईकोर्ट के जाने की वजह से आपको अपील का राइट मिला। तो अभी ये जो अपील है ये फर्स्ट ट्राइब्यूनल में एक जज के पास कर सकेंगी और उसके बाद जज आपको फिर हेयरिंग के लिए बुलाएगा, फिर आपके केस का फैसला करेगा। चांसेस हैं कि जज आपके हक में फैसला कर दे, चूंकि 7 साल का एक कानून बन गया था लेकिन होम ऑफिस उसको नहीं मान रहे, तो इस सिलसिले में आप फर्स्ट ट्राइब्यूनल में अपील करेंगे। फर्स्ट से अगर किसी वजह से आपके हक में ना फैसला हो तो इसके ऊपर एक अपर ट्राइब्यूनल में होता है, लेकिन अपर ट्राइब्यूनल से रिसेंटली कई ऐसे फैसले हो चुके हैं कि जिसमें उन्होंने 7 साल वाली फैमिलीज को यहां रहने की परमिशन दी है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ट्राइब्यूनल है वो डेफिनेटली अपर जो ट्राइब्यूनल है उनके फैसलों को मानता है। तो चांसेस हैं कि आपको यहां बच्ची की बेस पे परमिशन मिल जाएगी रहने की। तो अपील कर दें जितना जल्दी हो सके। तो आपकी हियरिंग डेट कहीं February मार्च में आएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है जी, तो मैं अपनी अम्मी को बुलवाना चाहती हूँ। क्या इंडेफिनेट के बाद बुलवा सकती हूँ और क्या अभी बुलवा सकती हूँ? क्या मुझे काम करना पड़ेगा?
جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ اپلائی تو اگر ان کو وزٹر اپلائی کرنا چاہے آپ بھی کر سکتی ہیں, بعد میں کر سکتی ہیں, لیکن امیگریشن والے شاید اس کو اور اینگل سے لیں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے یو کے میں آ کر ریفیوجی اسٹیٹس لیا تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی ممی بھی آ کر یہی کلیم کر دیں. تو اس وجہ سے وہ خاصے محتاط ہو کر آپ کے کیس کو دیکھیں گے, ممی کے کیس کو. تو بہرحال اگر آپ ان کو اسپانسر کرنا چاہیں اب بھی کر سکتی ہیں, اگر آپ ان کو افورڈ کر سکتی ہیں, اور انڈیفینٹ اسٹے کے بعد بھی کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کوشچن پوچھا تھا, تھوڑا ایکسپلین نہیں صحیح کر پایا. جی ایکچولی یہ ہے کہ میں ڈسکشنری لیو مجھے ملی ہے اور میں نے پاکستان ٹریول کرنا ہے. اس کے لیے میں نے پاکستانی ایمبیسی سے ٹریول ڈاکومنٹ ایشو کروا کے اگر پاکستان جاؤں اور وہاں سے پاسپورٹ منگوا کے واپس آؤں تو مجھے راستے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی لاہور ایئرپورٹ پہ یا لندن ایئرپورٹ پہ؟ تھینک یو. جی آپ کی کال کا شکریہ. یہ ویسے آپ کا کافی عقل مندی کا آئیڈیا آپ نے سوچا. ہاں ٹریول ڈاکومنٹ کے اوپر آپ یہاں سے پاکستان جا سکتے ہیں اور وہاں سے اگر آپ کو پاسپورٹ ایشو ہو جاتا ہے تو وہ لے کر آپ واپس یہاں پہ آ سکتے ہیں. یہ اس کا ایک طریقہ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ڈسکشن لیو یہاں پہ ہے تو واقعہ پاکستانی آپ کے پاس شناختی کارڈ بھی بنا ہوا ہے. آپ کو یہیں جو پاکستانی ایمبیسی ہے تو ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ کو پاسپورٹ بنا کر دے دیں. تو بہرحال جہاں تک یو کے کا تعلق ہے, آپ کے پاس چونکہ وہ یا تو اسٹیٹس لیٹر ہے یا آپ کے پاس چھوٹا سا بایو میٹرکس کارڈ ہے, اس کے اوپر آپ کسی ملک سے کہیں بھی یو کے میں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. یہ آپ کو نہیں روکیں گے وہاں سے صرف آپ کو کوئی پرابلم کھڑی نہ ہو. تو لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس آدمی کے پاس ڈسکشن لیو ہو تو وہ آپ پاکستانی, آپ کا شناختی کارڈ بھی ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے پاکستانی ہائی کمیشن والے آپ کا پاسپورٹ, چونکہ آپ کا رائٹ بنتا ہے پاسپورٹ لے لیں. لیکن پھر بھی جہاں تک برٹش گورنمنٹ کا تعلق ہے یہ آپ کو ایئرپورٹ پہ نہیں روکیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے نیکسٹ منتھ ڈیفینیٹ اپلائی کرنا ہے تو میں نے پوچھنا تھا کون سے پیپر جمع کرنے پڑتے اور کب تک جواب آتا؟ آپ نے کس بیس پہ اپلائی کرنا ہے؟ سیٹلمنٹ ویزے پہ. آپ شادی کر کے ڈیفینیٹ پہ. ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ آپ شادی کر کے یو کے میں آئی تھیں تو اگر آپ نے 2 سال پورے کر لیے ہیں تو ابھی وہ ایک تو یہی چیز دیکھیں گے کہ آپ نے آپ کو منٹن اکاموڈیٹ کر سکتی ہیں, کیسے کرتی ہیں. اگر ہسبینڈ کام کرتے ہیں ان کی بینک سٹیٹمنٹ, ان کی پے سلپس, پھر ساتھ یہ بھی دیکھیں گے آپ پچھلے 2 سال میں ان کے ساتھ رہی ہیں. تو اس میں اگر تو آپ سیم ڈے جانا چاہیں تو یہ پریمیم سروس میں آپ سیم ڈے بھی جا کر انڈیفینٹ اسٹے لے سکتی ہیں. اس میں تھوڑی سی فیس زیادہ ہے, لیکن اگر ڈاک میں اپلائی کرنا چاہیں اس میں تقریباً 3 سے 4 مہینے لگیں گے. اور لائف انیو کا ٹیسٹ آپ نے ہر حالت میں پاس کرنا ہے اپلائی کرنے سے پہلے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے اپنی بیٹی کے ویزے کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا. جی پوچھیے. سر مجھے 1 ہفتہ ہو گیا میرا ویزا لگے ہوئے, میں ادھر واٹسل سے بات کر رہی ہوں. تو سر میں نے اپنی بیٹی کا کیس ادھر سبمٹ کروا کے تو پھر میں ادھر آئی تھی. تو ابھی انہوں نے اسلام آباد برٹش ہائی کمیشن والوں نے سارے پیپرز تو جمع کر لیے تھے اس ٹائم. تو ابھی انہوں نے نا واپس کس کیس ہمارے گھر میں ادھر بھیج دیا, تو اس میں کوئی آبجیکشن نہیں لگایا, انہوں نے کچھ بھی نہیں لگایا. تو آیا کیا انہوں نے ہماری لیے ایکسپٹ کر لی ہے پاسپورٹ کے لیے کہ یا کوئی اور وجہ نکالی ہے انہوں نے؟ آپ کیا برٹش ہیں یہاں پہ؟ جی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ برٹش ہیں, میں جو ہوں پاکستان سے آئی ہوں. ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو یہ جو بچی آپ کے انہی ہسبینڈ سے ہے اور یہ برٹش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچی کو وہاں سے برٹش پاسپورٹ مل سکتا ہے باپ کی بنیاد پہ. چونکہ اگر کوئی آدمی برٹش نیشنل ہو تو اس کا بچہ کہیں بھی دنیا میں پیدا ہو, یو کے میں پیدا ہو یا کسی بھی کنٹری میں پیدا ہو, بچہ جو بائی برتھ برٹش نیشنل ہوتا ہے. تو اگر یہ سچویشن ہے آپ کے کیس میں تو پھر انہوں نے برٹش پاسپورٹ آپ کے بچی کو ایشو کر دینا چاہیے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں برٹش اوورسیز پاسپورٹ کے لیے میری بہنیں ہیں 2 پاکستان میں, تو وہ یہاں پہ آئے تو ان کو کیا برٹش نیشنلٹی مل سکتی ہے؟ ان کو وہ برٹش اوورسیز پاسپورٹ کب ملا تھا؟ یہ جب پیدا ہوئے تھے ہم لوگ اصل میں صومالیہ سے پاکستان گئے تھے. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں اس سلسلے میں جو قانون ہے وہ چینج ہوا تھا 27 جولائی 2002 کو. اس وقت ایک کیس ایک یورپین کورٹ میں گیا تھا, وہاں سے خیر اس کی لمبی کہانی ہے. بہرحال 27 جولائی 2002 کو یہ قانون بن گیا تھا کہ اگر کسی آدمی کے پاس اوورسیز سٹیزن شپ ہے تو وہ اس کو چینج کر سکتا ہے. تو اس میں پھر تھوڑا شروع میں تو کافی سارے لوگوں کو 2002 میں بے شمار لوگ تقریباً اس وقت دنیا میں 30,000 لوگ ایسے تھے جن کو برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو ہم نیشنلٹی دے
देते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों ने उसी वक्त अप्लाई करके तो फुल ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिए थे। बाद में फिर चूंकि 2002 में अब काफ़ी अरसा गुजर चुका, 12 साल गुजर चुके हैं, अब जिसने उससे फ़ायदा नहीं उठाया इसमें अब थोड़ी थोड़ी सी सख्ती होती गई है। तो एक ये भी थी कि उस आदमी के पास किसी और कंट्री की नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी सिस्टर्स को 27 जुलाई 2002 से पहले ब्रिटिश ओवरसीज पासपोर्ट इशू हुआ था, एक बात। दूसरी बात, उनके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, हाँ अगर वो यूके में आती हैं यहीं से वो अपनी ब्रिटिश नेशनलिटी ले सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। 2 सवाल थे। पहला सवाल तो ये कि मैंने यूरोपियन से शादी की थी। अच्छा। तकरीबन 2 साल हो गए। 2009 में शादी की थी, 2011 में, सॉरी 2012 में शादी की थी मैंने उससे। आपको इतना भी याद नहीं शादी कब हुई थी? 2012 में शादी थी, सॉरी। अच्छा, फिर? तो वो ये है कि वो साल केस चला था, लेकिन उसके बाद रिफ्यूज कर दिया था उन्होंने। मेरा इंटरव्यू हमारा कोई मैच नहीं हुआ था। अच्छा। तो रिफ्यूजल आ गया था। तो फिर ये है कि उसके बाद वो शादी चली नहीं, तो फिर मैंने डिवोर्स दे दी उसको। अच्छा। अब ये कि मेरी वाइफ यहाँ पे ब्रिटिश है, मैंने दोबारा शादी की है, लेकिन ये कि अभी तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं दिया उन्होंने होम ऑफिस में। होम ऑफिस वालों के पास ही पासपोर्ट मेरा। तो मैंने ये पूछा था कि मैं शादी रजिस्टर्ड नहीं मेरी हुई, तो मैं होम ऑफिस से अपना पासपोर्ट मंगवा सकता हूँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आमतौर पर होम ऑफिस वाले जो पासपोर्ट वापस नहीं करते हैं, चूंकि जब किसी आदमी के पास लीव टू रिमेन हो या किसी का आदमी का वीज़ा खत्म हो जाए, उसके पास रहने की परमिशन ना हो, या होम ऑफिस उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दें, फिर उसको पासपोर्ट नहीं देते हैं। तो अब उसमें आपके पासपोर्ट वो वापस मिलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन लीगली वो ऐसा रख नहीं सकते हैं किसी आदमी का पासपोर्ट, चूंकि मेरे अपने ख्याल में किसी आदमी का पासपोर्ट होम ऑफिस रखने के मुजाज नहीं है, लेकिन उनकी जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो रख रहे हैं। इस सिलसिले में काफ़ी अरसे से मैं देख रहा था कि अगर कोई आदमी इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करे तो बाकी उस सब के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो बहरहाल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले होम ऑफिस को पासपोर्ट वापसी का कहें, अगर वो नहीं देते हैं इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। लेकिन हाई कोर्ट में को ले जा नहीं रहा है, तो इस वजह से ये मसला वहीं पर अटका हुआ है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, ये मैंने पूछना था कि मेरे बेटे ने पाकिस्तान शादी की है, ठीक है, तो वो आप वापिस आ गया, लेकिन ये जो बच्ची का वो जो कोर्स करते हैं, इंग्लिश कोर्स जो लैंग्वेज है, वो उसने स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने कोर्स के खत्म होने के बाद उसका वीजा अप्लाई करना था, तो लेकिन अब पता चला है कि वो लड़की जो ना प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये प्रोसीजर जो है ना वो हम किस तरह करें? तो आया कोर्स के बाद हम वीजा अप्लाई कर दें या फिर वो जो डिलीवरी है उसका कोई हम? तो आपके बेटे की इनकम है 18,600 से ज्यादा? जी, ठीक है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो ये तो अच्छी बात है, तो लेकिन इसका यूके में जब वीजे के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए वो इंग्लिश सर्टिफिकेट जरूर देखेंगे। तो जो ही वो इंग्लिश सर्टिफिकेट उसको मिलता है तो आप इमीडिएटली अप्लाई कर दें, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो इमिग्रेशन वाले एक तो वो देखते हैं कि आपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, यानी आपके बेटे की जो इनकम 18,600 ज्यादा है, और दूसरी बात ये कि वो जो आपकी बहू है उसने इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया। फिर ये भी देखते हैं कि मैरिज जेन्युइन है, यानी इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है लिहाजा इस पे ज्यादा जोर नहीं देंगे। तो बस इंग्लिश टेस्ट जो ही वो पास करती है आप एप्लीकेशन उसकी कर दें वीजे की, तो मुझे यकीन है कि जल्दी वीजा लग जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, अभी मैंने क्वेश्चन किया है टियर 1 वीजे के मुतालिक, और मैंने इंडिपेंडेंट के लिए नेक्स्ट मंथ अप्लाई करना है। मेरे 5 साल पूरे हो गए, मेरी वाइफ को 3 साल हो गए। तो मुझे सोलिसिटर बता रहा था कि आप एक ही फॉर्म मतलब सिट 0 पर अप्लाई कर सकते हैं। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। खान साहब, ये आपकी तीसरी कॉल है, तो ज्यादा बेहतर आप किसी वकील के पास जाकर मशवरा कर लें। तो वो आपके साथ इंडेफिनिटली अप्लाई नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शुरू में ऐसा कानून था कि अगर कोई HSMP वीजे के ऊपर होता था, उसकी वाइफ अगर 2 साल से ज्यादा यूके में रहती थी, उसको इंडेफिनिटली अप्लाई कर सकती थी, उसको मिल जाता था। उसकी वजह यह थी कि जो ब्रिटिश नेशनल होते थे, इनकी बीवियों को या जिनके पास इंडेफिनिट स्टे होता था, उनकी
की बीवियों को भी 2 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिलता था, लेकिन अब उन्होंने ब्रिटिश नेशनल की जो वाइफ है उनको उन्होंने 5 साल कर दिया है। अब अगर कोई आदमी ब्रिटिश नेशनल है जिसके पास इंडेफिनिट स्टे है, उसकी वाइफ को 5 साल के बाद वीजा मिलेगा, और जो आदमी HSMP पे उसकी वाइफ को 2 साल के बाद वीजा नहीं देंगे। आपकी वाइफ को भी यहाँ 5 साल पूरे करने होंगे। इस वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंडेफिनिट स्टे की होगी, उसकी एक्सटेंशन की होगी। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से भी मिलकर मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद ये टीवी देख रहे हैं, तो आप ऐसा करें आप टेलीफोन पर बात करें। मुझे लगता है कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉल भी ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि मैं स्टूडेंट आई थी 2011 को, उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो मैं उससे अलहदा हूँ। मुझे वीजा मिला है मेरी बच्ची की बेस पे 5 साल का, तो क्या मैं उससे ट्रेवल कर सकती हूँ पाकिस्तान? तो आपके पास कितना वीजा है अभी? 5 साल का। जी तो आपको किस तरह का वीजा मिला है? यूरोपियन है। तो अभी आप हस्बैंड के साथ रह रही हैं? नहीं, मैं अपनी बच्ची से मैं उससे अलहदा हूँ, अभी डिवोर्स नहीं हुई। तो आपको जो परमिशन है किस बेस पे मिली थी? हस्बैंड की बेस पे? नहीं, बच्ची की बेस पे। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपको बच्चे की बेस पे यहाँ रहने की परमिशन मिली है तो हाँ आप ट्रैवल कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एनी टाइम पाकिस्तान आ जा सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि मेरे ना 5 साल कंप्लीट हो गए यहाँ पर और मुझे इंडेफिनिट स्टे मिली है, तो मैंने पूछना था कि मैंने ना अब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन मेरे ना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस पे ना 6 पॉइंट्स लग गई हैं, तो अब वो पॉइंट्स 2 साल बाद जाएंगी, तो क्या बेहतर होगा कि अभी अप्लाई कर दूं? जो उन्होंने मुझे चार्ज किया था वो मैंने पे कर दिया था, तो वो पेपर साथ लगाकर अप्लाई कर दूं या 2 साल का वेट करूं उसके बाद अप्लाई करूं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें डिपेंड है कि हुआ क्या था। अगर तो आपको कोर्ट की तरफ से कोई कन्विक्शन हुई थी, कोई फाइन हुआ था अदालत की तरफ से, तो फिर उसमें वो है कि आप जिस रोज आपको कोर्ट की तरफ से फाइन हुआ था उसके 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकेंगे, 3 साल तक अप्लाई नहीं कर सकती हैं। वैसे ही अगर आपको कहीं को फिक्स पेनल्टी वगैरह मिल गई थी, यानी कोर्ट की तरफ से कन्विक्ट नहीं हुई थी, फिर आप एनी टाइम अप्लीकेशन कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। नमस्कार मालिक साहब। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है, एंटरप्रेन्योर वीजा में अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स फर्म ओपन करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग उन लोगों ने जो अभी कोड ऑफ प्रैक्टिस उन लोगों ने डाला हुआ है, तो वो क्वालिफाई होता है ह्यूमन रिसोर्सेज फर्म या फिर नहीं होता है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें डिपेंड है कि आप क्या कोई नई चीज जैसे इनोवेट करते हैं, तो या क्या डिपेंड है। बहरहाल बिजनेस कोई भी आप कर सकते हैं, तो उसमें उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये पार्टिकुलर बिजनेस करें, कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं। तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज के कोई फार्म खोलना चाहते हैं या कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो वो भी इसमें शामिल होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। क्या मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल बात करें। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि मैं 2 जगह काम करती हूँ। एक जगह मुझे पेमेंट कैश मिलती है और एक जगह मेरे बैंक में आती है, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए अप्लाई करना है, वो 18,600 पूरा बन जाता है। क्या मैं इस तरह अप्लाई कर सकती हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, जो कैश इन हैंड है वो जो इमिग्रेशन वाले वो नहीं मानेंगे, क्योंकि आमतौर पर जो कैश इन हैंड है उसको तो कोई भी बिलीव नहीं करता है कि आपको कहीं, चूंकि सब एम्प्लॉयर हैं आजकल थ्रू चेक ही पे करते हैं, डायरेक्ट उसमें करते हैं, लेकिन इमिग्रेशन वाले जो उनकी पॉलिसी है कि वो कैश इन हैंड जो पेमेंट्स हैं इनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो उसमें 18,600 आपको जो 1550 पाउंड है वो कहीं से दिखाना पड़ेगा कि आपकी जेन्युइन इनकम है जो आपके बैंक में भी आ रही है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी, चूंकि वो कॉलर जो वो शायद टीवी देखने में मसरूफ है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मैंने असल में इंडेफिनिट वीजा के लिए 2 दिन पहले अप्लाई किया है, और मेरा जो है वो आज जो है मेरा स्पीकिंग का सर्टिफिकेट आया है,
تو وہ جو میں نے پاس لیٹر تھا وہ اس کے ساتھ اپلائی کر دیا, تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں جو رولز ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن آپ نے سارے کے سارے پیپر سبمٹ کریں. تو اس پہ کافی سارے کیسز آگے کورٹس تک گئے, تو اب کورٹس بھی یہی کہتی ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن اگر آپ کو سارے پیپر سبمٹ کرنے چاہیے تھے, کیونکہ اگر ہوم آفس والے اس تھیوری کو مان لے کہ لوگ پیپر بعد میں سبمٹ کریں گے تو پھر پہلے سے لوگ اپلیکیشنز کریں گے, شادیاں بعد میں کر کے پیپر سبمٹ کریں گے. تو ہوم آفس والوں کی عام طور پر پالیسی بھی یہی ہے کہ وہ ایکسیپٹ بعد میں ڈاکومنٹس نہیں کرتے انلیس کہ کوئی امیگریشن آفیسر بہت اچھا ہو جس کو آپ ڈاکومنٹ بھیجیں وہ ایکسیپٹ کر لے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں نے 7 ایئر پالیسی پہ اپلائی کیا تھا تو اس میں ریفیوز ہو گیا. اس کے بعد جوڈیشل ریویو میں کیس ڈالا ہوا ہے, 8-9 مہینے ہو گئے, وہاں سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. تو اس میں کچھ کلیئر ہوگا ابھی کہ نہیں, یا پھر ویٹ کرتے رہیں, یا کچھ کر سکتے ہیں اس میں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر جوڈیشل ریویو آپ نے کیا تھا تو اچھا کیا تھا, وہاں سے آپ کے چانسز ہیں کہ ہوم آفس والے یا تو اس کو ریویو کر لیں گے, یا پھر عام طور پر جو کیسز آج کل جا رہے ہیں ہوم آفس والے اس میں پریکٹس ان کی نارمل یہی ہے کہ ہوم آفس والے اس کو ہیئرنگ تک نہیں جانے دیتے ہیں, بلکہ اسے پہلے ہی آفر کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو ریویو کریں گے, آپ اس کو وڈرا کر لیں. تو پھر کچھ عرصے میں ڈیسیجن ہاں یا نہ میں کرتے ہیں. کچھ کیسز میں تو ہاں میں کر رہے ہیں, کچھ میں نہ میں کر رہے ہیں. تو اگر نہ ہو جاتا ہے پھر آپ کو کم از کم آگے اپیل کا رائٹ ضرور دیں گے. تو اپنے وکیلس کو کہیں کہ وہ جو ٹریڈی سلیسٹرز ہیں جو ہوم آفس کے وکیل ہیں ان سے بھی نیگوشیٹ کر لے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیے. جی جی میری مم کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے ود ملٹیپل انٹری, اور ہم نے سوچا کہ برٹش پاسپورٹ کی اپلائی کریں, تو جاننا چاہتے کہ کون سی اپلیکیشن فل کرے اور نیچرلائزیشن ٹیسٹ دینا پڑے گا کہ نہیں. تو اپلیکیشن کون کرنا چاہتا ہے؟ جی میری مم کے لیے. آپ کی مم کے لیے؟ جی. تو وہ کوالیفائی, ان کے پاس انڈیفینٹ اسٹے ہے؟ جی. وہ کب ملا تھا ان کو؟ وہ 10 سال پہلے. تو ان کی عمر کتنی ہے؟ اوور 65. ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ. ہاں اگر تو ان کی عمر ان کی 65 سال سے زیادہ پھر تو ان کو کوئی ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف وہ پچھلے 5 سالوں میں 450 دن سے زیادہ باہر نہ رہی ہوں. تو آپ اپلیکیشن جو فارم ہے وہ کمپلیٹ کر کے بھیج دیں. اس میں AN1 فارم لگے گا نیشنلٹی کا, وہ کمپلیٹ کر کے بھیج دیں. 2-1 مہینے میں ان کی نیشنلٹی ہو جائے گی. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہلو. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پوچھنا تھا, میں یہاں 1973 میں تنزانیہ سے آیا تھا, ایسٹ افریقہ. اچھا. میں پیدا ہوا تھا کالونیل ٹائمز پہ. اچھا. جب برٹش کا راج تھا وہاں, میرے بھائی بھی وہاں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک. اب میرے بھائی نے وہاں تنزانیہ سٹیزن شپ لے لی, میں یہاں آ گیا انگلینڈ. اب کیا وہ میرے بھائی وہ کلیم کر سکتے ہیں برٹش سٹیزن شپ جبکہ وہ پیدا ہوئے تھے کالونیل ٹائم پہ؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں وہ کلیم نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کی وہ تھیوری مان لی جائے نا تو اس میں پھر جتنے بھی لوگ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اس میں کنٹری میں پیدا ہوئے تھے یا افریقہ کے کنٹریز میں پیدا ہوئے تھے 47 سے پہلے سارے برٹش ہونے چاہیے. تو ایسی تھیوری ایسی چیز نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ 3 کنٹری ایسٹ افریقہ کے جیسے تنزانیہ, یوگینڈا اور کینیا انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے تو الگ الگ ان کو آزادی ملی تھی. اس وقت انہوں نے آپشن دیا تھا وہاں کی گورنمنٹ نے کہ یا تو آپ جو برٹش نیشنل ہیں یا تو آپ برٹش پاسپورٹ رکھ لیں یا پھر نیولی بورن کنٹریز کی نیشنلٹی لے لیں. تو اس میں پھر کافی سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے نیا جو کنٹری ہوا تھا اس کی نیشنلٹی لے لی تھی اور بعد میں برٹش پاسپورٹ سٹیل رکھے تھے. جنہوں نے برٹش پاسپورٹ رکھے تھے وہ پھر جب 2002 پہلے تو ایک کوٹا ووچر میں UK میں آتے رہے, لیکن بعد میں جب 2002 میں قانون بن گیا پھر ان سب نے برٹش نیشنلٹی لے لی تھی. لیکن اس وقت اگر کسی نے برٹش نیشنلٹی ریناؤنس کر کے تو نیولی بورن کنٹری کی نیشنلٹی لے لی تھی وہ پھر واپس نہیں اپنے اس پہ جا سکتا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو ڈاکٹر صاحب, میں نے نا ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیے. ڈاکٹر صاحب نا ہماری شادی جو ادھر رجسٹرڈ ہوتی نا وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی, لیکن ہم نے میرا ویزا ختم ہو رہا تھا اگست میں. ٹھیک ہے. تو ہم نے نا وہ شادی کی اپنا ہماری ریجنل شادی تھی, جنمن تھی, ہم نے فائل جمع کرا دی تھی, لیکن اس کے بعد ہم ریفیوز ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پرابلم بڑھ رہی تھی, اس کے بعد ہم نے ادھر شادی رجسٹرڈ کر لی ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد ہم نے اپنا اپیل تھی, ہماری ہیئرنگ تھی, ہم گئے تھے ادھر, تو وہ جو نیو ایویڈینس تھا نا وہ جج نے ایکسپٹ کر لیا ہے. ٹھیک.
تو انہوں نے ہمیں 2 ویک کا ٹائم دیا تھا. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے نیو ایویڈینس ہمارا ایکسیپٹ کیا ہے وہ ہمیں ویزا دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا کورٹ سے فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ جی نہیں, کورٹ کا فیصلہ 2 ویک کا دیا تھا لیکن ابھی 3 دن پڑے ہیں باقی. تو ابھی آپ کا فیصلہ نہیں آیا کورٹ سے؟ جی نہیں, جج نے کہا تھا کہ 2 ویک کے بعد ہم آپ کو فیصلہ. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. اب ڈیپینڈ ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ کا کیس ریفیوز کیا ہوا تھا, کس بیس پہ نہ کیا تھا. اب آپ کی ہیئرنگ ہو چکی ہے, تو جب ہیئرنگ ہو جاتی ہے اس کے 2-3 ویک کے اندر یا 3-4 ویک کے اندر جو جج ہے وہ فیصلہ لکھ کر آپ کو بھیجتا ہے. تو اب یہی کہ انتظار کریں فیصلے کا, کیا فیصلہ آتا ہے. اگر آپ کے حق میں ہے تو پھر تو مسئلے شاید اس کو مان کر آپ کو پرمیشن دے دیں گے. اگر آپ کے خلاف آتا ہے تو پھر اس کو آگے آپ اپر ٹریبل میں لے جا سکیں گے. آپ صرف ڈیسیژن کا انتظار کریں. کال کا شکریہ. ناظرین, آج کی ملاقات بس اتنی. 1 گھنٹے کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور گزر گیا. آپ کی کال اگر کسی وجہ سے نہ مل سکی ہو, اگلے سیٹرڈے کو 6 بجے یہی ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. رب رکھا.